रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीकृत रूप में भुगतान किया जाएगा। इससे रक्षा पेंशनरों को शिकायतें कम होंगी। इस समय हमारे नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन और अभावग्रस्त वर्ग को सरकारी भर्ती की बोझिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें एजेंसियों और परीक्षाओं की बहुलता है। हम एकल पंजीकरण प्रणाली और परीक्षा की द्विस्तरीय प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अधिकरणों की संख्या कई गुना बढ़ जाने से कार्यों की अतिव्याप्ति हो गई है। हम इन अधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और जहां कहीं उचित हो इन अधिकरणों को विलय करने का प्रस्ताव करते हैं। पिछले कुछ समय में, महोदय, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है, पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित कुछ बड़े अपराधियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें कानून की पकड़ से बचने के लिए कुछ लोग देश से पलायन कर गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। अतः सरकार ऐसे व्यक्तियों के देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या कोई नया कानून लाने पर विचार कर रही है, जब तक वे समुचित विधिक मंच के क्षेत्राधिकार में उपस्थित न हो जाएं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे मामलों में सभी आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपायों का अनुसरण किया जाएगा। हमारी सरकार सरकारी सेवा के मानकों में सुधार लाने और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। जनता की सेवा करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजीवन प्रतिबद्धता थी। हम महात्मा की 150वीं जन्मशती की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस समारोह को यथोचित ढंग से मनाने हेतु हर संभव कदम उठाएंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को स्मरण उत्सव के रूप में मनाएंगे। भारत सरकार 2017 में साबरमती आश्रम की उपयुक्त तरीके से 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करेगी। 200 वर्ष पूर्व 1817 में ओडिशा के खुर्दा में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में सैनिकों ने पराक्रमी विद्रोह किया था। हम इसका भी उपयुक्त ढंग से स्मरण उत्सव मनाएंगे। अब मैं 2017-18 के लिए बजट के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति की ओर आता हूं। 2017-18 के बजट में 21.47 लाख करोड़ का कुल व्यय रखा गया है। व्यय के आयोजन विभिन्न वर्गीकरण को समाप्त करने से अब पूरा ध्यान राजस्व और पूंजी व्यय पर है। मैंने पूंजी व्यय के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 25.4% की बढ़ोतरी की है। इसके गुणात्मक प्रभाव होंगे और उच्चतर वृद्धि होगी। राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को बजट अनुमान 2016-17 में 3.60 लाख करोड़ की तुलना में कुल 4.11 लाख करोड़ के संसाधन अंतरित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों और योजनाओं के लिए आवंटनों और राज्यों को संसाधनों के अंतरण का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध 2 में दिया गया है। मैंने 2017-18 में विभिन्न बजट घोषणाओं और अन्य नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत 3000 करोड़ का प्रावधान किया है। पेंशनों को छोड़कर रक्षा व्यय के लिए मैंने रक्षा पूंजी हेतु 86,000, मैं पुनः दोहराता हूँ, पेंशनों को छोड़कर रक्षा व्यय के लिए मैंने रक्षा पूंजी हेतु 86,488 करोड़ सहित 2,74,114 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। मैंने 2017-18 में वैज्ञानिक मंत्रालयों का आवंटन बढ़ाकर 37,435 करोड़ रुपए कर दिया है। पहली बार अन्य बजट दस्तावेजों के साथ सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करने हेतु एक समेकित परिणाम बजट सभा पटल पर रखा जा रहा है। FRBM समीक्षा समिति ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट दी है। समिति ने विस्तृत कवायद की है
और यह सिफारिश की है कि एक धारणीय ऋण पथ हमारी राजकोषीय नीति का मुख्य वृहत आर्थिक एंकर होना चाहिए। समिति ने 2023 तक सामान्य सरकार के लिए 60% के ऋण सकल घरेलू उत्पादन का समर्थन किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% का अंश शामिल है। समिति ने इस रूपरेखा के भीतर आगामी 3 वर्षों के लिए 3% राजकोषीय घाटे को लिया है और अनुशंसा की है। समिति ने निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य से सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% तक विचलन के लिए एस्केप क्लॉजेस की व्यवस्था की है। इन एस्केप क्लॉजों का आश्रय लेने के लिए कार्यवाही के रूप में समिति ने अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में दूरगामी संरचनात्मक सुधारों को एक कारक के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में इस एस्केप क्लॉज का आह्वान करने का यह एक सुदृढ़ मामला है, फिर भी मैं ऐसा करने से बच रहा हूँ। समिति की रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी और यथा समय समुचित निर्णय लिए जाएंगे। तथापि मैं आगामी 3 वर्षों के लिए समिति द्वारा अनुशंसित 3% के राजकोषीय घाटे के रोड मैप की बात करता हूं। मैंने सरकारी क्षेत्र में धीमे निवेश और मंद वैश्विक वृद्धि के संदर्भ में उच्चतर सरकारी व्यय की जरूरत पर विचार किया है। मैंने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा है कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए स्थायी ऋण अंतर्निहित आधार होना चाहिए। 3.2% of the GDP। मैंने 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को 3.2% पर रखा है और अगले वर्ष 3% करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस क्रमिक दृष्टिकोण के साथ मैंने सरकारी निवेश की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना राजकोषीय समीकरण का अनुपालन सुनिश्चित किया है। मैंने सरकार के निवल बाजार उधार को 3.48 लाख करोड़ तक पुनर्खरीद के पश्चात सीमित रखने के लिए पूरा ध्यान रखा है, जो पिछले वर्ष के 4.25 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट अनुमान 2016-17 में 2.3% का राजस्व घाटा संशोधित अनुमान में 2.1% तक कम हो गया है। अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा FRBM अधिनियम द्वारा अधिदेशित 2% की तुलना में 1.9% तक रखा गया है। अगले वर्ष में इन वित्तीय आंकड़ों, विशेष रूप से राजकोषीय घाटे में सुधार करना हमारा प्रयास होगा, जिसके लिए व्यय की गुणवत्ता और विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में भारी नकद जमा राशि से उच्चतर कर वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। India's tax to GDP rate। भारत का कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बेहद कम है और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर अनुपात सामाजिक न्याय की दृष्टि से इष्टतम नहीं है। मैं आपके समक्ष कतिपय ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जो यह इंगित करते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष कर संग्रहण भारतीय अर्थव्यवस्था के आय और उपभोग पैटर्न के अनुरूप नहीं है।